तो कहानी की शुरुआत होती है और हम मार्स प्लेनेट को देखते हैं और वहां पर एक स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाली होती है, लेकिन तभी कोई चीज इन पर हमला कर देती है। अब हम मार्स पर एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि वहां पर कुछ सैंपल्स लेने गया था, जबकि दूसरी तरफ बेस में हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि अपने लिजर्ड को हाथ में लिए होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट के पहले पड़ाव में अपने आप को सर्वाइव कर गया है। लेकिन इसी टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट गिरने लगता है। अब ऐसा देखकर ये लोग तुरंत अपने स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब सारे साइंटिस्ट ने यहाँ से निकलने का प्लान बना रखा था। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बहुत तेज तूफान भी आ जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट कैसे भी करके अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक क्रिएचर को दिखाया जाता है और ये क्रिएचर बहुत तेजी से हवा में उड़ रहा होता है। अब कैसे भी करके वेइफिंग भी स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और ये लोग यहाँ से आराम से टेक ऑफ कर लेते हैं। लेकिन तभी इनको रडार में अपनी कोई अननोन चीज दिखाई देती है और वो चीज बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है और हम यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर है जिसे हमें आसमान में उड़ता हुआ दिखाया गया था। और इसी दौरान वो स्पेसशिप पर अटैक कर देता है, जिसके बाद इनका स्पेस एक जगह पर क्रैश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वेइफिंग इस अटैक में बच गया था और वो अपने बेस के अंदर जाकर मैसेज भेजने लगता है, लेकिन इसी दौरान कोई चीज इस पर हमला कर देती है। इसके बाद हमें एक बड़े से स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि मार्स ग्रह के बहुत से नजदीक होता है और इसमें हम एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि वेइफिंग का बेटा होता है। अब इसके बाद हमें धरती पर इनके कमांडर लियो को दिखाया जाता है। तभी फ्रैंक इनसे कांटेक्ट करता है। तब हम देखते हैं कि फ्रैंक लियो की मदद मांगता है क्योंकि इनका एक और स्पेसशिप मार्स के बिल्कुल नजदीक में है। तब यहाँ पर लियो कहता है कि अच्छा मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी एक साइंटिस्ट वहाँ पर लियो को ये रिस्क लेने से बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि अगर वहाँ पर फिर से कोई एक्सीडेंट हुआ तो इनके 8 सालों की मेहनत फिर से बेकार हो जाएगी। इसके बाद कमांडर स्पेसशिप के कमांडर से कांटेक्ट करता है और इनको मार्स पर जाने का आदेश देता है और वहाँ पर बताता है कि 4 साइंटिस्ट फंसे हुए हैं जिनको बचाने के लिए इन्हें वहाँ पर जाना होगा और इनको वहाँ पर यह भी पता लगाना है कि आखिर उन पर किस चीज ने अटैक किया। वैसा जानकर फिंग टूंग काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसी स्पेसशिप में इसके फादर भी थे और ये लोग अब मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वो क्रिएचर फिर से इनकी तरफ आने लगता है और इस क्रिएचर को देखकर सब काफी डर जाते हैं क्योंकि इसी की वजह से इनका स्पेसशिप से कनेक्शन टूट गया था। लेकिन इसी दौरान फेंग टूंग इमरजेंसी सिस्टम को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इनका लैंडर नीचे आने लगता है और इस तरह से वो सबकी जानों को बचा लेता है क्योंकि वो क्रिएचर अब इनका पीछा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद फेंग टूंग लैंडर का डेटा को चेक करता है। तब इन्हें पता चलता है कि इनके पास अब फ्यूल बहुत ही कम मात्रा में बचा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग मार्स ग्रह पर होते हैं और वो क्रिएचर इनको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और इस बात से इन्हें पता चल जाता है कि वो क्रिएचर सिर्फ उड़ने वाली चीजों पर हमला करता है। अब यहाँ पर चारों लोग 2 ग्रुप में डिवाइड होने का सोचने लगते हैं। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं कि फेंग टोंग की टीम कुछ देर बाद स्पेसशिप को ढूंढ लेती है और वहां पर इन्हें इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हालात में मिलती है। अब ये दोनों उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर अब रिचर्ड भी होश में आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही एना बेहोश होती है और वहां पर दूसरे साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। इसके बाद सिंग एना का ट्रीटमेंट करने लगती है, जबकि और बाकी लोग बाहर रहते हैं। इसके बाद फिंग टोंग रिचर्ड से पूछता है कि आखिर तुम लोगों पर किस चीज ने अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड बताता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी अचानक से उनकी स्पेसशिप का एक दरवाजा लॉक हो जाता है और तब उस तरफ कमांडर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो ली सियांग है। और इसी दौरान इनको यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है और अचानक से कोई चीज ली सियांग का गला पकड़ लेती है, जिसे देखकर विंग टोन उसे बचाता है। लेकिन वहीं पर एक अजीब सा क्रिएचर इनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और उस क्रिएचर पर कुछ सामान गिरा देता है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने फादर के पास आता है जो कि टेम्पररी कोमा में चले जा चुके थे। अब इसके बाद ये लोग सिंह के पास आ जाते हैं और यहाँ पर अबेना भी होश में आ चुकी थी और कुछ देर में ही वेइफिंग भी होश में आ जाता है। लेकिन वो फिंग टोंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल हैरान होता है। तब कैप्टन बताता है कि हम सारे लोग आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब रिचर्ड पूछता है कि आखिर तुम लोगों के साथ हुआ क्या था। इस पर वेइफिंग बताने लगता है कि मैंने हेल्प लिए जैसे ही मैसेज भेजे उसी वक्त एक क्रिएचर ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मैं प्लांट में जाकर छुप गया था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद याद नहीं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड यहाँ से गायब हो जाता है और मेडिसिन और इंजेक्टर भी यहाँ पर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इनके कमांडर को पता चलता है कि मार्स ग्रह पर एक एस्ट्रोनॉट गिरने वाला है जिसकी स्पीड काफी तेज होती है और वो 12 घंटे के अंदर मार्स प्लेनेट पर जाकर गिर जाएगा। और ऐसा पता चलते ही कमांडर चैनसॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उस एस्ट्रोनॉट के गिरने के बारे में बताता है। अब हम आगे देखते हैं कि रिचर्ड उस मरे हुए क्रिएचर के पास आता है जो कि असल में इसके ही एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है और अब रिचर्ड उसकी बॉडी में एक इंजेक्शन लगा देता है और इसी दौरान बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। जिसके बाद रिचर्ड उन्हें बताता है कि मैंने ही इनकी जीन्स को चेंज कर दिया था और फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि पिछले महीने यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट गिरा था उसमें अंदर एक अजीब प्रकार का DNA था जो कि मेरे लैब
के अंदर सर्वाइव कर गया था और उसने यहाँ के एटमॉस्फेयर को भी अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसे लिजर्ड और हिमलेट के डीएनए से मिलाया और ऐसा देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि हवा में उड़ने वाला क्रिएचर भी इसी के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड को खुद पर बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि इसकी मदद से इंसानों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनको यहाँ पर आसानी से बसाया जा सकता है। लेकिन इसी टाइम वो क्रिएचर होश में आने लगता है और रिचर्ड को जिंदा ही निगल जाता है और सारे लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और ये लोग एक जगह पर छुप कर अपने दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। लेकिन वो क्रिएचर इतना एडवांस था कि वो उस दरवाजे को लॉक को भी अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह सकते थे। अब इस बात से ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई वहाँ पर वेपन भी नहीं होता। तभी ली सियांग यहाँ पर बताता है कि मैं एक्सप्लोजिव बनाना जानता हूँ और इसके बाद ही वो तुरंत इसे बनाने में लग जाता है। तभी ली सियांग अपने एक्सप्लोजिव को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ली सियांग बाकी लोगों को लेकर शिप से बाहर चला जाता है। वहीं पर कैप्टन और फिंगटोंग लिविंग रूम के अंदर आ जाते हैं और फिंगटोंग अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेने चला जाता है और इसी दौरान हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसके अंदर खुद को गायब करने की एबिलिटी है और इसी दौरान वो कैप्टन पर हमला कर देता है और ऐसा देखते ही कैप्टन फायर गन से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन फिंगटोंग को बाहर की तरफ ढकेल देता है और उस एक्सप्लोजिव के साथ खुद को अंदर ही बंद कर लेता है क्योंकि इसका काउंटडाउन सिस्टम खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उसको अब मैनुअली ब्लास्ट करना होगा। अब इस बात से फिंगटोंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कैप्टन इसे बाकी लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी दे देता है। इसके बाद अब कैप्टन फिंगटोंग को भागने के लिए कहने लगता है और उस एक्सप्लोजिव के काउंटडाउन को शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिंगटोंग अब बाहर आ चुका और उसके बाकी साथी वहां पर इंतजार कर रहे हैं और इसी दौरान उनका कैप्टन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि बाकी लोग लैंडर की तरफ जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी तय करने के बाद ये लोग अपने लैंडर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वेई फिंग अपने बेटे फिंगटोंग से बात करने लगता है। तभी फिंगटोंग पूछता है कि क्या आपको पछतावा नहीं होता कि आप अपने फैमिली से इतने सालों से दूर रहे हैं। इस पर वेई फिंग बताता है कि क्या तुम्हें कभी मेरे ऊपर गर्व हुआ है, जिस पर फिंगटोंग कुछ भी नहीं बोलता। अब इसके बाद ये दोनों लैंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। अब ये लोग जब लैंडर के अंदर आते हैं तभी इनका कॉन्टेक्ट चैनसान से हो जाता है और वो इनको 15 मिनट में यहाँ से निकल जाने के लिए कहने लगता है। अब इस बात को सुनते ही सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस उड़ने वाले क्रिएचर से इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वेई फिंग ली सियांग का नोटबुक देखने लगता है। तभी वो अचानक से कहता है कि मेरा रिसर्च डेटा रोवर में ही छूट गया है, जिसको अर्थ पर ले जाना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारी इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। और ऐसा सुनकर फिंगटोंग भी बाहर जाने की बात करता है, लेकिन वेई फिंग उसे अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है और खुद अकेले ही बाहर जाने लगता है। और तभी इनको यहाँ पर पता चलता है कि रिसर्च डेटा तो अंदर ही है। अब ये लोग देखते हैं कि वेई फिंग उस टैंक की तरफ जाने लगा है, जिसके बाद वेई फिंग इनसे कांटेक्ट करता है और इनको यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसने हवा में उड़ने वाले क्रिएचर को रोकने का डिसाइड किया है। अब ऐसा सुनकर फिंगटोंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो बहुत सालों बाद अपने फादर से मिल पाया था। इसके बाद वेई फिंग अपने टैंक को लॉन्च कर देता है और अब इनके पीछे क्रिएचर जैसे ही आकर इन्हें निगलने वाला होता है तभी उसकी पूरी बॉडी अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद फेई टिंग की टीम भी यहाँ से लॉन्च कर जाती है और ये लोग सेफली अपने स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एस्ट्रोनॉइट मार्स प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से टकरा जाता है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि कमांडर और वेई फिंग ने इनको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, तैसे ही सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं और इस बात के लिए उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।